सो हाय गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो चलो GC 3.0 बैच में हम लोग ग्रुप 15 एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं एंड ग्रुप 15 एलिमेंट्स के अंदर हम लोगों ने एज पर द न्यू सिलेबस डाई नाइट्रोजन पिछले लेक्चर में बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लिया था। एंड काफी सारे स्टूडेंट्स सबसे पहला मुझसे सवाल पूछ रहे कि सर क्या सारे वीडियो स्लाइड्स के फॉर्म में आएंगे? नहीं गाइस, देखो बात को समझना। जहां पर मुझे कॉन्सेप्ट्स को समझाने की जरूरत होगी, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में होता है, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है, वहां पर आप लोगों को इतना कंटेंट मुझे लिख के देने की जरूरत नहीं है। जैसे आप देखो सारा फिजिकल केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट राइटिंग एंड एक्सप्लेनेशन, तो वहां पर हम लोग हमारे नॉर्मल बोर्ड का यूज करेंगे। लेकिन जहां पर आप लोगों को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे अमोनिया के बारे में पढ़ाना है, नो गाइस, अमोनिया के बारे में जो भी चीज पढ़ानी है दैट इज कंप्लीटली थियोरेटिकल। तो जो चीजें थियोरेटिकल होंगी उसे मैं स्लाइड्स के फॉर्म में पढ़ाऊंगा। लेकिन जहां पर मुझे पता है कि आपको मुझे लिख कर समझाना है, वहां पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे हमारा नॉर्मल बोर्ड, क्योंकि मुझे पता है कि हमारा जो कन्वेंशनल पढ़ाने का तरीका है वो आपको ग्रेविटी सर्कल पे क्या पसंद आता है। तो गाइस दोनों चीजों का इस्तेमाल करेंगे, बराबर यूज करेंगे। आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं बस उसको प्रॉपरली पढ़ना है। तो चलो गाइस, आज के लेक्चर में एक छोटा सा अपडेट। वैसे तो ये अपडेट आप लोगों के लिए नहीं है। अगर आप किसी 8, 9 और 10th के बच्चे को जानते हो जो अपना अर्ली फाउंडेशन बनाना चाहता है, जो आप लोगों ने शायद मिस कर दिया होगा, 8, 9 और 10th का बच्चा जो अपना अर्ली फाउंडेशन बनाना चाहता है जेई नीट जैसी एग्जाम्स के लिए, NTSC ओलंपियाड्स के लिए, तो उसके लिए गाइस एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि मैंने अनअकैडमी पर एक कैटेगरी पर ज्वाइन किया है और वो कैटेगरी सिर्फ 8, 9 और 10th के बच्चों के लिए है, अर्ली फाउंडेशंस के लिए। उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। उन डिजायरेबल बच्चों के साथ, उन नीडी बच्चों के साथ जिनको उस चीज़ की नीड है, ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम लोग बात करना शुरू करेंगे अबाउट एमोनिया, और अमोनिया के अंदर हम लोग शुरू कर रहे हैं उसके प्रेजेंस के बारे में बात करने की। भाई ये अमोनिया कहां मिलता है, कैसे मिलता है, प्रिपरेशन क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, यूजेस, जैसा हम लोगों ने डाई नाइट्रोजन का किया था। तो चलो गाइस ध्यान रखिएगा, टर्म 1 के अंदर क्लास 12th स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, टर्म 1 के अंदर MCQs में ये चैप्टर से गारंटी सवाल आएगा, ये टॉपिक से गारंटी सवाल आएगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो इंपॉर्टेंस होती है इसकी, आगे हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस चैप्टर के बाद। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। अमोनिया, आप लोग सब जानते हैं अमोनिया एयर के अंदर बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होता है, ज्यादा क्वांटिटी में नहीं होता, स्मॉल क्वांटिटी में होता है। लेकिन अगर हम लोग सॉइल के अंदर बात करें तो सॉइल के अंदर आप लोग देखो, लोग यूजुअली फर्टिलाइजर्स डालते हैं। आप बोलते हो सर सॉइल के अंदर हम लोग फर्टिलाइजर डालते हैं जिससे कि हमारी खेतों में, हमारे गार्डन्स में प्लांट की उपज, प्लांट की ग्रोथ एकदम बढ़ जाती, तो हम क्या डालते हैं? तो लोग बोलते हैं आप मार्केट से यूरिया खरीद लाओ और यूरिया को मिट्टी में डाल दो, यूरिया से आपके खेत लहराने लगेंगे, आपके प्लांट्स बढ़िया ग्रो करने लगेंगे। तो क्या इज इट ट्रू कि क्या सच में यूरिया काम करता है? क्या सच में हमारे खेतों में एज अ फर्टिलाइजर मिट्टी के अंदर यूरिया काम करता है? जवाब होगा हाँ भी और ना भी। हाँ क्यों? क्योंकि जब यूरिया को आप अपनी सॉइल में डालते हो तब आप उसके साथ साथ पानी भी छिड़कते हो। जब आप पानी छिड़कते हो तो बेसिकली वाटर की वजह से यूरिया का कन्वर्जन हो जाता है अमोनियम कार्बोनेट के अंदर, विच इज नॉट वेरी स्टेबल, और अमोनियम कार्बोनेट देन टूट जाता है अमोनिया, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हमें इसकी केमिकल रिएक्शन सिखाओ, तो मैं आप लोगों को इसकी केमिकल रिएक्शन बनाना सिखाता हूं कि किस तरीके से ये रिएक्शन आप लोगों को याद रखनी है। हलवा है, बस मेरी बात गौर से सुनना है। भाई ये वाटर है, मैंने बोला ये वाटर बना HOH से, ठीक है सर, सुन ली आपकी बात। अब यूरिया का NH2 उठाओ और ये 2 हाइड्रोजन इसमें जोड़ दो, बन गया ये NH4। हाँ सर बन गया। फिर यूरिया का ये NH2 उठाओ
इसमें ये 2 हाइड्रोजन जोड़ दो, ये 2 अमोनिया बन गए, अमोनियम आयन बन गए, सॉरी, ये 2 अमोनियम आयन बन गए, ग्रेट। अब यहां पर क्या बचे, 2 ऑक्सीजन, और यहां पर क्या बचा, CO। तो ये 2 ऑक्सीजन इस CO से कनेक्ट हो गए, तो ये बन गया CO, और ये 2 ऑक्सीजन और आ गए, तो टोटल ऑक्सीजन CO3। ये बन गया तुम्हारा अमोनियम कार्बोनेट। बोलो हलवा हलवा। अब सर अमोनियम कार्बोनेट का ब्रेक डाउन अमोनिया, वाटर और हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड में कैसे किया, सीधा सा हिसाब है, इस CO3 में से एक ऑक्सीजन माइनस कर दो, क्या बचा, CO2। चलो डन 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 डन। सर अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, यहां पर 2 अमोनियम है, यहां पर 2 अमोनियम है, इन दोनों अमोनियम में से एक हाइड्रोजन इससे और एक हाइड्रोजन इससे निकाल दो, 2 हाइड्रोजन निकल गए। अब यहां पर क्या बचा, NH3, यहां पर क्या बचा, NH3। ये तुम्हारे 2 अमोनिया बाहर हो गए, डन 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 डारा। ये 2 हाइड्रोजन जो तुमने निकाले थे और यहां से जो तुमने एक ऑक्सीजन निकाला था, ये ऑक्सीजन ये 2 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर वाटर बन गया, काम खत्म, पैसा हजम। ये रिएक्शन आप लोगों को पता होनी चाहिए। दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि यूरिया से आप किस प्रकार अमोनिया बना सकते हो। बहुत इजी केमिकल रिएक्शन है, यूजुअली आपके नेचुरल जगहों पर इसी का इस्तेमाल होता है। डन, आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ प्रिपरेशन, जो कि मुझे आप लोगों को हमेशा से पढ़ानी है और वो हम पढ़ेंगे भी। सो दैट इज प्रिपरेशन। सबसे पहली प्रिपरेशन हम जो अमोनिया की करेंगे वो हम लोग स्मॉल स्केल लेवल पे करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। कौन से लेवल पे कर रहे हैं, स्मॉल स्केल। आप चाहो तो लेबोरेटरी वगैरह में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो, लैब वगैरह में भी जब आपको जैसे बोल दिया जाए कि अमोनिया बनाओ, तो जो लैब वगैरह होती है वहां पर भी हम इस प्रोसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर कैसे कर रहे हैं, कैसे करें इसको बताओ। तो आपको बेसिकली क्या करना है, अमोनियम सॉल्ट को लेना है, कॉस्टिक सोडा या लाइम का आपको इसके साथ में ट्रीट करना है। सर कॉस्टिक सोडा लाइम का मतलब, देखो इमेजिन करो आप लोगों के पास में अमोनियम क्लोराइड है, दिस इज अ सॉल्ट ऑफ अमोनियम सॉल्ट, ये भी एक प्रकार का अमोनियम सॉल्ट है। इस अमोनियम सॉल्ट का ट्रीटमेंट मैंने लाइम के साथ करा, CaOH2, लाइम के साथ करा। CaOH2 इज बेसिकली लाइम, और आप लोग सब जानते हैं ये NaOH को नॉर्मल भाषा में कॉस्टिक सोडा बोला जाता है। तो घबराने की बात नहीं होती है, सब पता तुमको होता है, बस नाम बदल जाता है। शक्तिमान गंगाधर बन जाता है और गंगाधर शक्तिमान बन जाता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। बाकी कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। नहीं पसंद कॉस्टिक सोडा नाम, मत याद करो। नहीं लाइम पसंद, मत लाइम याद करो। तुमको NaOH या तुमको बेस तो याद रह सकता है, एक बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये तो याद रह सकता है, ये याद रख लो, कोई परेशानी। तो हम लोगों ने क्या करा, NH4Cl को CaOH2 के साथ ट्रीट करा। क्या करे, क्या करे, क्या करे भाई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेंगे और क्या करेंगे, इसके कैल्शियम को यहां से 2 क्लोरीन प्रोवाइड करा के सबसे पहले CaCl2 करके बाहर कर देंगे। डन। अब बचे हुए अमोनियम में से 2 हाइड्रोजन निकालेंगे, 2 हाइड्रोजन निकालेंगे, और यहां पर 2 OH ऑलरेडी मौजूद है, और यहां से 2 हाइड्रोजन निकाल लिए, ये 2 वाटर मॉलिक्यूल बन के बाहर हो गए। अब जब NH4 में से एक हाइड्रोजन आपने माइनस कर दिया तो NH3 बचा, ऐसे 2 अमोनिया बन गए। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी रिएक्शन, कोई बड़ी बात है ही नहीं इसके अंदर भी। एक सॉल्ट अगर आप ये ना लेना चाहो तो आप अमोनियम सल्फेट ले लो, अमोनियम क्लोराइड की जगह पर आप चाहें तो आप अमोनियम सल्फेट ले सकते हैं। अमोनियम सल्फेट ले लिया मेरे लाडलो मैंने, अमोनियम सल्फेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट कर दिया। नाउ वी ऑल नो क्या होगा, यहां से जो तुम्हारा SO4 एनायन है, सल्फेट एनायन, ये सोडियम के साथ कनेक्ट करेगा और Na2SO4 बना लेगा। अब क्या होगा सर, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा भाई, ठीक है। उसके बाद यहां पर OH है, लेकिन कितने OH है, 2 OH, तो यहां पर भी 2 OH बच गए। यहां पर 2 अमोनियम है, देखो NH4 होल ट्वाइस, अगेन 2 अमोनियम है, 2 हाइड्रोजन छोड़ देगा, एक OH के साथ दोनों हाइड्रोजन वाले कनेक्ट करेंगे, वाटर बन के बाहर, और NH4 में से एक हाइड्रोजन चला गया तो NH3। डन। क्या रिएक्शन में रखा है, कुछ भी नहीं रखा है, सब कुछ इजी है।
कोई बड़ी बात नहीं है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। अच्छी रिएक्शन है, काम की रिएक्शन है। आगे बढ़ते हैं। लेबोरेटरी लेवल पर अगर आप लोग इस रिएक्शन को करना चाहो तो आप बिल्कुल इस रिएक्शन को लेबोरेटरी लेवल पर कर सकते हो। सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज अगेन लाइम का इस्तेमाल किया गया है अमोनियम क्लोराइड के साथ। तो मुझे बताओ, क्या ये बेवकूफ बनाने की निंजा टेक्निक नहीं है हमारे एनसीईआरटी वालों की? इसको बोलते हैं बेवकूफ बनाने की निंजा टेक्निक। जब आप लोगों को पिछली बार ये समझा चुका है कि आप लाइम का ट्रीटमेंट अमोनियम क्लोराइड के साथ करो तो अमोनिया बनेगा, तो नाम बदल के आने की क्या जरूरत है? रियल आईडी से आओ ना सलमान भाई। सलमान भाई दूसरी आईडी से क्यों आ रहे हो? सलमान भाई ने अपनी आईडी चेंज करके नाम रख लिया एंजिल प्रिया और काम वही कर रहा है, पैसे लूटने का। ये देखो रिएक्शन वही है, रिएक्शन में 1 रुपए का फर्क नहीं है। वहां पर लाइम लिखा था, यहां पर रियल नाम आ गया स्लेग लाइम। आप चाहो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हो, वही रिएक्शन होगी। तो दूसरी केमिकल रिएक्शन भी सेम निकली। तीसरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है ये काफी अच्छी है। ये क्लास 11th वाले बच्चों को बहुत परेशान करती थी, अगर आपको याद हो। और अगर आप लोगों के एग्जाम हुए, वैसे तुम लोगों के क्लास 11th में शायद एग्जाम नहीं हुए होंगे, पर जिनके हुए थे, या जैसे जिनके कुछ सालों पहले जब वो स्कूल जाया करते थे सुनहरे दिन, तब उनके एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत आता था। ये क्लास 11th इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एस ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप 2 के अंदर पूछा जाने वाला रिएक्शन में से एक है कि जब आपके पास में कोई मेटल नाइट्राइड होता है, जैसे तुम्हारे पास में मैग्नीशियम नाइट्राइड्स है, इसको क्या बोलते हैं? नाइट्राइड्स। प्लीज टेक केयर ऑफ दिस। इसको क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम नाइट्राइड। तो जब आप मैग्नीशियम नाइट्राइड का ट्रीटमेंट सिंपल वाटर के साथ करते हो, तो देखो यहां पर 6 मोल ऑफ वाटर क्यों लिए भाई? हम लोग सब जानते हैं वाटर बनता है HOH से। 6 मोल ले लिए तो 6 हाइड्रोजन और 6 OH। अब यहां से एक मैग्नीशियम, हम लोग सब जानते हैं कि एक मैग्नीशियम के पास में +2 चार्ज होता है और एक OH के पास में -1 चार्ज होता है। तो मतलब एक वक्त पर एक मैग्नीशियम 2 हाइड्रोक्साइड आयंस के साथ में जुड़ने की ताकत रखता है। तो क्योंकि तुम्हारे पास में यहां पर 3 मैग्नीशियम है, इसीलिए हमको यहां से 6 OH लेने पड़ेंगे ताकि इसको हम बैलेंस कर सके। तो आप देखो यहां से मैग्नीशियम वाटर के OH के साथ निकलकर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन के बल्ले बल्ले पुर्र कर रहा है। अब यहां पर क्या बचा? अब यहां पर 6 हाइड्रोजन बचे, 6 हाइड्रोजन्स, और यहां पर बचे तुम्हारे पास में 2 नाइट्रोजन। तो वो 2 नाइट्रोजन में से एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ मिलकर अमोनिया बना लेगा। इस प्रकार आपके 6 हाइड्रोजन भी यूज हो जाएंगे और 2 नाइट्रोजन भी यूज हो जाएंगे। वेरी इजी। कोई दिक्कत? पक्की बात मेरे प्यारे बच्चों? 100% श्योर? क्या हम लोग आगे बढ़े? नाउ गाइस, यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको नोट करना है, एक इंपॉर्टेंट चीज मेरे प्यारे बच्चों जो आपको यहां पर नोट करनी है, इज दिस पैराग्राफ। एक्चुअली आप देखोगे कि यहां पर आप जो केमिकल रिएक्शन कर रहे हो उसमें वी आर यूजिंग वाटर, एंड एक्चुअली वाटर भी जब ये रिएक्शन करते हो तो यूजुअली वाटर अपने वेपर फॉर्म में होता है या लिक्विड फॉर्म में भी होगा। तो क्या होता है, जब आपका यहां से अमोनिया गैस मिलती है, यहां पर समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज मॉइस्चर मौजूद रहता है। अमोनिया प्योर अमोनिया ना होते हुए मॉइस्ट अमोनिया बन जाती है। मॉइस्ट अमोनिया मतलब अमोनिया विथ सम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स। अमोनिया विथ सम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। अब इस सम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को हमें अमोनिया से अलग करना है। भाई हमारा जो मेजर यूज है वो तो क्या है कि हमें अमोनिया चाहिए। तो इस अमोनिया को मैं रिमूव कैसे करूं? तो हम उसे क्विक लाइम के साथ में ट्रीट कर देते हैं। हम क्या करते हैं, हमारी मॉइस्ट अमोनिया को क्विक लाइम के साथ ट्रीट कर देते हैं। तो जो मॉइस्ट अमोनिया में जो वाटर होता है वो इस क्विक लाइम के साथ में कंबाइन कर जाता है, और कंबाइन करने की वजह से यहां पर ये दोनों रिएक्ट करके बना लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ सॉलिड, और ये फिर अलग हो जाता है आपके अमोनिया से। तो नाउ अमोनिया विल बिकम ड्राई एंड प्योर अमोनिया। अच्छी रिएक्शन है एंड अच्छी इंफॉर्मेशन है, ये आप लोगों को लिख के रखनी है, क्योंकि जो टर्म 1 का सिलेबस है दैट इन्वॉल्व्स MCQs, और हो सकता है कि सवाल आ जाए, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। अमोनिया कैन बी ड्राइड बाय, देखो जैसे कि आपको मैंने एक टेक्निक तो वहां पर बता दी, लेकिन और भी आपके पास में टेक्निक्स है जिसकी मदद से आप अमोनिया को ड्राई कर सकते हो। क्योंकि जब कभी भी अमोनिया बनती है,
भाई एक बात याद रखना, जब कभी भी कोई गैस बनती है और उस गैस को बनाने के लिए कहीं ना कहीं अगर वाटर का इस्तेमाल हो रहा है और हीटिंग का इस्तेमाल हो रहा है, तो डेफिनेटली बात श्योर है कि वाटर भी अपने वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और जब वाटर अपने वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो वो आपके प्रोडक्ट के साथ मिक्स करके उसको वेट कर देगा, वेट तो नहीं, उसको मॉइस्ट कर देगा, मॉइस्चर का लेवल बढ़ा देगा। तो अगर आपको आपके अमोनिया को ड्राई करना है तो आपको क्या यूज करना है, ये वाली टेक्निक इस्तेमाल करनी है। नाउ यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात जो मुझे आपको बतानी है कि ड्राई करने की प्रोसेस तो एक्चुअली मैं आपको सिखा चुका हूं। फॉर स्टार बना के आप लोग लिखेंगे, फॉर ड्राइंग या फॉर मेकिंग अमोनिया फ्री फ्रॉम मॉइस्चर, for making ammonia free from moisture, always treat it with CaO। लेकिन सर अगर आपको अमोनिया को ड्राई करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट दे दिया जाए तो क्या सर कुछ हो पाएगा क्या? कैनॉट। अमोनिया कैनॉट बी ड्राइड बाय। अमोनिया को कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करके कभी ड्राई नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि अमोनिया कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जाकर एक कॉम्प्लेक्स बना देता है। अमोनिया फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स विथ कैल्शियम क्लोराइड, इसीलिए कभी भी कैल्शियम क्लोराइड का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता अमोनिया को सुखाने के लिए। इनफैक्ट तुम उसको सुखाने जाओगे, उल्टा वो कैल्शियम क्लोराइड के साथ में जुड़ जाएगा। ठीक है। और सर क्या कर सकते हैं? और क्या कर सकते हैं सर, कुछ बताओ, और कुछ बताओ। तो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, अगर आप अमोनिया का ट्रीटमेंट पेंटाऑक्साइड, फास्फोरस के पेंटाऑक्साइड के साथ कर दोगे तो क्या गड़बड़ हो जाएगी? देखो एक्चुअली अभी तुम्हारा अमोनिया वेट है, मॉइस्ट है, मतलब अभी तुम्हारे अमोनिया के साथ में वाटर प्रेजेंट है, अभी तुम्हारा अमोनिया गीलू गीलू है। तो क्या होगा अगर आप सोचो कि यार पेंटाऑक्साइड एक अच्छा ड्राइंग एजेंट है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड एक बहुत अच्छा ड्राइंग एजेंट होता है, लेकिन लफड़ा क्या होता है कि जब पेंटाऑक्साइड को अमोनिया के अंदर मौजूद पानी दिखता है, ये रिएक्ट करके H3PO4 बना लेता है जो कि एक प्रकार का एसिड है। फिर ये H3PO4 आपके अमोनिया के साथ रिएक्ट करके अमोनियम फॉस्फेट बना लेता है। क्या बना लेता है? अमोनियम फॉस्फेट। क्या बना लेता है मेरे लाडलो? अमोनियम फॉस्फेट बना लेता है। तो ये भी लफड़े वाला काम है। तो आप ना तो कैल्शियम क्लोराइड का इस्तेमाल कर सकते हो, गड़बड़ हो जाती है, ना तो आप फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हो, ये भी गड़बड़ क्रिएट कर देता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। तीसरा मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा सल्फ्यूरिक एसिड। लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड इज द किंग ऑफ केमिकल्स, इज द किंग ऑफ एसिड्स, किंग ऑफ केमिकल। इट इज अ वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये एक बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तुम लोगों ने मूवी देखी है बॉस? अपने को क्या है, अपने को खाली पानी निकालना है। तो केमिस्ट्री का बॉस ये है, और केमिस्ट्री में जब कभी भी आप सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करते हो, ये पानी निकाल देता है लोगों का, पानी निकाल देता है ये। तो भाई अगर ये पानी निकाल देता है तो हम अमोनिया से पानी अलग करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नहीं। यहां पर फिर एक प्रॉब्लम हो गई कि जो तुम्हारा कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, ये अमोनिया के साथ रिएक्ट करके अमोनियम सल्फेट बना देता है। ये दो हाइड्रोजन
अमोनिया के साथ जुड़कर NH3 को NH4 में बदल देते हैं और ये SO4 फिर इस कॉम्प्लेक्स से कनेक्ट होकर NH4 होल ट्वाइस SO4 यानी अमोनियम सल्फेट बना देता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम वाली बात है, इट इज अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। इन केस यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट, मेरे प्यारे बच्चों प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ गाइस, अब हम लोग शुरू करते हैं वो चीज जिससे एक्चुअली सवाल आने की प्रोबेबिलिटी हाई है, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। गाइस, जब कभी भी ये टर्म तुम्हारे सामने आती है मैन्युफैक्चरिंग, समझ जाना इंडस्ट्रियल लेवल पर बात हो रही है, हायर लेवल पर बात हो रही है, इनफैक्ट आई वुड से कमर्शियल लेवल पर बात हो रही है। तो गाइस, कमर्शियल लेवल पर हाबर प्रोसेस कई सालों से पूछी आ रही है, कई सालों से पूछी जा रही है और मुझे लगता है कई सालों तक पूछी जाएगी। शाबाश बेटा, पूछते रहो, हमको कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली हाबर प्रोसेस में होता क्या है, कुछ नहीं होता, जो एयर में मौजूद नाइट्रोजन गैस है और जो एयर में मौजूद हाइड्रोजन गैस है उसे अंडर सम कंडीशन, जैसे कि 700 केल्विन के आसपास का टेम्परेचर, जो हम अभी इसके अंदर सीखेंगे, लगभग 200 ATM का प्रेशर, जो कि हम लोग देखेंगे अभी, और आयरन एज अ कैटलिस्ट एंड मोलिब्डेनम एज अ प्रमोटर, और कुछ खास बातों का ध्यान, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड एंड आर्सेनिक को पूरी तरीके से अवॉइड करके प्रिकॉशनली इतना सारा ध्यान रख के सुंदर सुशील स्वादिष्ट गर्मा गर्म अमोनिया बनाया जाता है। मतलब हाबर प्रोसेस इज नॉट वेरी इजी, इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है अमोनिया बनाना। हाबर प्रोसेस से आई विल अगेन से खेल नहीं है बच्चों का, अब तेल निकल जाएगा छछोगा। तो इट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। तो कैसे होगी, क्या होगी, हम इसको पूरा डिटेल में सीखना शुरू करेंगे। सबसे पहले आप इसके डेल्टा एफ को ध्यान से देख लो, दैट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज नेगेटिव। नेगेटिव मतलब दिस रिएक्शन इज बेसिकली एक्सोथर्मिक। जब कभी भी ये डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव दिखे, मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब ये हीट रिलीज कर रही है, हीट इज बीइंग रिलीज्ड, हीट को रिलीज किया जा रहा है। तो ये रिएक्शन देखो, एक तो रिवर्सिबल है, एरो से समझ में आ गया। मतलब अगर जो मैंने आपको कंडीशन बताई कि 700 केल्विन का टेम्परेचर, 200 प्रेशर, 200 ATM का प्रेशर, कैटलिस्ट मोलिब्डेनम प्रमोटर के तौर पे नहीं डाला, या अगर कार्बन मोनोऑक्साइड या आर्सेनिक उस रिएक्शन के अंदर आ गया, तो रिएक्शन अमोनिया टूट के वापस से नाइट्रोजन हाइड्रोजन बनाने लगेगी, किसी भी कंडीशन में फेरबदल हुआ तो बड़ी प्रिकॉशन से बनाने वाली रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक होती है, नाम से समझ में आ गया है, और अकर्स विथ डिक्रीज इन वॉल्यूम। यानी जब आप केमिकल रिएक्शन की शुरुआत करोगे तो जब रिएक्टेंट की मात्रा ज्यादा होगी तब प्रोडक्ट की मात्रा भी ज्यादा बनेगी, लेकिन धीरे धीरे विथ टाइम आप भले ही खूब सारा रिएक्टेंट भी दे दो, लेकिन एक टाइम के बाद अमोनिया का प्रोडक्शन कम होता जाता है। मतलब अमोनिया एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें शुरुआत में तो प्रोडक्ट खूब बनेगा, ज्यादा मात्रा में बनेगा, लेकिन धीरे 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 इसकी मात्रा कम होती जाएगी, क्योंकि बेटा ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। मतलब एक टाइम पीरियड के बाद रिएक्शन इक्विलिब्रियम छू लेगी। इक्विलिब्रियम छूने का मतलब है कि आपको देखकर लगेगा कि लगता है रिएक्शन रुक गई है, लेकिन रिएक्शन चल रही है। क्या हो रहा होगा, अमोनिया बना, अमोनिया टूटा, फिर अमोनिया बना, फिर अमोनिया टूटा, फिर अमोनिया बना, फिर अमोनिया टूटा। तो क्या हो रहा है, अमोनिया बनते जा रहा है, टूटते जा रहा है, बनते जा रहा है, टूटते जा रहा है, बनते जा रहा है, टूटते जा रहा है। कब? एट इक्विलिब्रियम। इसलिए आपको लगता है कि वॉल्यूम कम हो गया है। अच्छा, ये ली चैटेरियल प्रिंसिपल भी फॉलो कर रहा है ना। ली चैटेरियल प्रिंसिपल का क्या मतलब सिखाया था मैंने आप लोगों को क्लास 11th में? भाई, ली चैटेरियल प्रिंसिपल बोलता है कि अगर एक केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गई है, अब अगर मैं रिएक्टेंट की मात्रा बढ़ा दूं तो क्या होगा, तेजी से प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ने लगेगी।
ताकि रिएक्शन वापस से इक्विलिब्रियम में आ जाए। अगर मैं केमिकल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बना मैं बाहर से मार्केट से लाके उसमें प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ा दूं तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने लगेगी, प्रोडक्ट टूट के रिएक्टेंट बनने लगे ताकि रिएक्शन वापस इक्विलिब्रियम में आ जाए। टेम्परेचर के साथ खिलवाड़ करूंगा तो रिएक्शन का डायरेक्शन बदल जाएगा, प्रेशर के साथ खिलवाड़ करूंगा तो रिएक्शन का डायरेक्शन बदल जाएगा। लेकिन रिएक्शन का अल्टीमेट एम क्या होगा? इक्विलिब्रियम अचीव करना, ये रिएक्शन को इक्विलिब्रियम में मेंटेन करके रखना। तो ली चैटरियल प्रिंसिपल के हिसाब से डेफिनेटली यहां पर काम चलेगा और ये एक बहुत ज्यादा टेडियस प्रोसेस होने वाली है। तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज हम लोग यहां पर फोकस मारेंगे, लो टेम्परेचर। ली चैटरियल प्रिंसिपल के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द ली चैटरियल की स्पेलिंग मुझे नहीं आती क्योंकि इसकी स्पेलिंग बड़ी अजीब है, चैट ए लायर। ओके, अरे वाह गाइस, तुम लोग भी ऐसे याद कर लेना इसको। देखो हमारा जो तन्मय भट्ट है उससे कुत्ते का नाम क्या है? चैट। तो ले चाट, ले चाट, ई लायर्स, झूठों की चाटते हम लोग इंडिया में। मेरा मतलब उनसे नहीं है जिनसे तुम सोच रहे हो। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से अगर मैंने लो टेम्परेचर कर दिया तो फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। आप लोग सब जानते हो कि जब अमोनिया हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन करता है, सॉरी जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है तो अमोनिया बनाता है और ये रिएक्शन लगभग -46 किलो जूल्स पर मोल की एनर्जी छोड़ रही है। तो ये रिएक्शन कैसी हो गई? एक्सोथर्मिक हो गई। मतलब ये हो गई आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन। इसके हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज फॉरवर्ड रिएक्शन। ये क्या चल रही है? फॉरवर्ड रिएक्शन। यानी आप देखो जब रिएक्शन आगे बढ़ेगी तो वो एनर्जी छोड़ेगी, एनर्जी छोड़ेगी मतलब वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा गर्म हो और आप चाहते हो कि मैं अपनी गर्मी कम करूं, मैं अपनी नोरा फतेही कम करूं और अपनी हीट एनवायरनमेंट में छोड़ दूं, यही एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो अमोनिया अपनी एनर्जी अपना अमोनिया बन जाने पर इतनी एनर्जी एनवायरनमेंट में छोड़ रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब अगर एक बात बताओ, एनर्जी का मैंने आपको रूल सिखाया था थर्मोडायनेमिक्स में, एनर्जी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ बढ़ती है। मतलब अगर मान लो मेरे अंदर अमोनिया बन रहा है तो जैसे जैसे अमोनिया बनेगा मेरी बॉडी से हीट बाहर जाएगी। अब अगर मेरी बॉडी से हीट को बाहर जाना है तो बाहर का तापमान कम रहना चाहिए, बाहर का टेम्परेचर कम रहना चाहिए, तभी तो मेरी बॉडी से हीट वहां ट्रेवल करेगी। भाई तुम जब आग के पास बैठते हो तो आग के पास बैठते हो तो हाथ सेकते हो क्योंकि आग में गर्मी ज्यादा है, तो वो आग की गर्मी आग में से निकल के तुम्हारी बॉडी में आ रही है क्योंकि तुम्हारी बॉडी में गर्मी कम है, तो हायर से लोअर की तरफ आ रही है। सिमिलरली जब केमिकल रिएक्शन के वेसल में अमोनिया बनेगा तो हम चाहेंगे कि वो जिस लैब में बन रहा है या वो जिस मशीन में बन रहा है आसपास का तापमान कम रहे। क्यों? क्योंकि लो टेम्परेचर फेवर करेगा फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया को। अब अगर मान लो वातावरण आसपास का एनवायरनमेंट बहुत गर्म है, बहुत गर्म है, इतना गर्म है कि अमोनिया बनने पर ये जितनी हीट छोड़ रहा है इससे ज्यादा गर्मी बाहर है, तो फिर तो उल्टा हो जाएगा, फिर बाहर हायर हो जाएगा और अमोनिया लोअर हो जाएगा, तो उल्टा इसको एनर्जी मिलने लगेगी। हीट छोड़ने की जगह ये तो हीट लेने लगेगा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना, अमोनिया बनाने के लिए लो टेम्परेचर प्रेफरेबल है और इसीलिए हम लोगों को ध्यान रखना है कि ये सिर्फ 700 केल्विन के टेम्परेचर पर फेवर करता है। तुम लोग ये मत सोचना लो टेम्परेचर मतलब ठंड में, ठंड वंड में नहीं भाई, ये इंडस्ट्रियल लेवल पर बात चल रही है, ये अमोनिया बना रहे हैं। इंडस्ट्रियल लेवल पर टेम्परेचर 1500 डिग्री, 1100 डिग्री, 1000 डिग्री, 800 900 डिग्री तक भी मेंटेन किया जाता है। ये तो फिर भी 500 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर है। 700 केल्विन मतलब लगभग 500 या 450 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर है, क्योंकि अमोनिया जो एनर्जी छोड़ रहा है उसके मुकाबले आसपास का टेम्परेचर आपको कम रखना है। तो जिस टेम्परेचर पर आपको
जिस टेम्परेचर पे आपको अमोनिया बनाना है वो है 700 केल्विन। तो ली चैटेरियल प्रिंसिपल के हिसाब से लो टेम्परेचर फेवर करेगा। अगर आपने इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 700 केल्विन से बढ़ाकर अगर मान लो 900 केल्विन कर दिया तो फिर रिएक्शन फॉरवर्ड की जगह पे बैकवर्ड घुस जाएगी। अमोनिया जो आप बनाना चाहते हो वो जितना बन चुका है वो टूटने लगेगा और नाइट्रोजन हाइड्रोजन निकलने लगेगा। आगे बढ़ते हैं, हाई प्रेशर। नाउ अकॉर्डिंग टू ली चैटेरियल प्रिंसिपल अमोनिया बनाने के लिए आपको हाई प्रेशर की जरूरत होगी, हाई प्रेशर की जरूरत होगी। तो एज द फॉरवर्ड रिएक्शन अकर विद डिक्रीज इन वॉल्यूम। भाई मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, ये एक बीकर है, इस बीकर के अंदर यहां पर मैंने एक पिस्टन लगा रखा है। अब अगर मुझे इस पिस्टन के अंदर मान लो यहां पर अभी 1 लीटर का वॉल्यूम है, अब मैंने पिस्टन को दबाया, अब पिस्टन नीचे की ओर चले आ और पिस्टन अब यहां आ गया करंटली। अब अंदर का टेम्परेचर सिर्फ 250 ml ही है, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। देयर इज अ डिक्रीज इन वॉल्यूम, देयर इज अ डिक्रीज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। तो वॉल्यूम डिक्रीज किसकी वजह से हुआ? प्रेशर बढ़ाने की वजह से। मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि जब अमोनिया बनता है वॉल्यूम डिक्रीज होने लगता है। यानी आप समझना, जैसे कि आपने एक वेसल लिया, इस वेसल में नाइट्रोजन हाइड्रोजन 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 नाइट्रोजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन है। तो अभी ये दोनों गैसेस मिलकर मान लो 2 लीटर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है। लेकिन जब ये कंबाइन होने लगेगी, जब ये कंबाइन होकर अमोनिया बनाने लगेगी, तो अब अमोनिया को कम जगह चाहिए, अब अमोनिया को कम जगह चाहिए। अब अमोनिया 1 लीटर वॉल्यूम में ही सेटल हो गई, क्योंकि बड़ा मॉलिक्यूल है ना, बड़ा मॉलिक्यूल है, हेवी मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल के अंदर 4 एटम है, तो वॉल्यूम कम होने लगेगा। तो भाई वॉल्यूम कम करना है तो प्रेशर तो बढ़ाना ही पड़ेगा। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू ली चैटेरियल प्रिंसिपल, अगर आपको रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेकर जानी है और अमोनिया जब जब बनता है वॉल्यूम में कमी आती है, दैट मीन्स हाई प्रेशर रिक्वायर्ड। तुम जितना प्रेशर लगाओगे उतनी जल्दी वॉल्यूम कम होगा। तुम जितना प्रेशर लगाओगे, तुम जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे, जितना जोरदार प्रेशर लगाओगे, वॉल्यूम उतना जल्दी कम होगा, और वॉल्यूम जितना जल्दी कम होगा रिएक्शन उतनी जल्दी होगी। तो हमेशा ध्यान रखना, यहां पर आप लोगों को हाई प्रेशर में काम करना, और इसीलिए 200 × 10⁵ पास्कल और लगभग 200 ATM का प्रेशर आपको यहां पर मेंटेन करके रखना है। वेरी इजी। कैटलिस्ट की अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, तो यहां पर आपको कैटलिस्ट की भी जरूरत पड़ेगी। आप लोग सभी समझ ही चुके हो, जानते भी हो। मैं आपको ऑलरेडी यहां पर बता चुका हूं कि जो हमारा कैटलिस्ट है वो कौन है। हमारा कैटलिस्ट यहां पर आयरन ऑक्साइड रहेगा, हाई प्रेशर 200 ATM, अच्छा खासा टेम्परेचर 700 केल्विन होने के बाद भी आप लोगों को कैटलिस्ट के तौर पर आयरन ऑक्साइड लेना पड़ेगा विथ सम अमाउंट ऑफ पोटेशियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये तो तुम्हारा कैटलिस्ट हो गया। नाउ कैटलिस्ट भी अकेला काम नहीं कर पाएगा, कैटलिस्ट को भी एक प्रमोटर बोले तो ये लिखा हुआ है, चलो बहुत बढ़िया लिखा हुआ है। प्रमोटर का काम क्या करता है? ये असिस्टेंट होता है कैटलिस्ट का। प्रमोटर कौन है? प्रमोटर आपके कैटलिस्ट का असिस्टेंट है। ये उसके काम करने की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। जैसे मान लो एक पंडित जी शादी करने आए, अब जब एक पंडित जी शादी करने आए तो वो पूरी शादी का पंडाल सजाएंगे, सारी पूजा की सामग्री सजाएंगे, तो उनको टाइम लगेगा। लेकिन अगर वो एक असिस्टेंट ले आए तो आधा काम असिस्टेंट कर देगा, पंडित जी पूजा करा देंगे, तो पूजा जल्दी खत्म हो जाएगी। तो असिस्टेंट हमेशा काम को आसान कर देता है। वैसे तुम्हारा आयरन ऑक्साइड जो कैटलिस्ट है उसका असिस्टेंट कौन है? यहां पर मॉलिब्डेनम। क्या बात समझ में आ गई? ताकि रिएक्शन को हम अच्छे तरीके से एफिशिएंटली कर सके। तो गाइस ये है आपका मेकिंग ऑफ अमोनिया विद द हाबर प्रोसेस। इस प्रकार आप हाबर प्रोसेस से अपने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर अमोनिया को
बना सकते हैं। देखिए कैसे बना, हम इसको देखते हैं। सबसे पहले फ्रॉम एयर हम लोगों ने नाइट्रोजन गैस ली, फिर हमने अगेन फ्रॉम नेचुरल गैस, जो नेचुरल गैस होती है ना, तो फ्रॉम नेचुरल गैस जो हाइड्रोजन निकलती है, हमने हाइड्रोजन ली, हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया। किस वॉल्यूम में मिक्स करा? 1:3 के रेशो में। हम लोग सब जानते हैं भाई 1:3 का रेशो क्यों लिया है, क्योंकि जब कभी भी आप लोग अमोनिया बनाते हो, एक एटम नाइट्रोजन और 3 एटम हाइड्रोजन के होते थे, 1:3 में हम लोगों ने लगा दिया इसको। फिर हम लोगों ने क्या करा, फिर हम लोगों ने इनको आगे भेजा 450 डिग्री सेल्सियस इस चेंबर में। इस चेंबर के अंदर हमने इसको 450 डिग्री सेल्सियस 200 ATM का टेम्परेचर और आयरन एज अ कैटलिस्ट प्लस मॉलिब्डेनम एज अ प्रमोटर ऐड कर दिया। अब रिएक्शन होने लगी। जैसे ही रिएक्शन हुई मेरे लाडलो, जैसे ही रिएक्शन हुई, आपको यहां पर अमोनिया का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देने लगा। यहां पर अमोनिया का फॉर्मेशन आपको दिखाई देने लगा, लेकिन क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है, यहां पर अमोनिया भी गैसियस फॉर्म में है, इसलिए यहां पर हम लोग क्या करते हैं, अमोनिया को कूल करते हैं। अमोनिया जैसे जैसे कूल होने लगा, अमोनिया लिक्विफाई होने लगा और अमोनिया लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था, अमोनिया एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये खेल नहीं है बच्चों का, और तेल निकल जाएगा अच्छों का। तो तुम इतनी मेहनत के बाद भी देख रहे हो कि बहुत सारी अनरिएक्टेड नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस इस चेंबर में बच जाती है। तो हम तुरंत क्या करते हैं, उस अनरिएक्टेड गैस को इस चेंबर से बाहर निकालकर इस चेंबर में भेज देते हैं। हम क्या करते हैं, बची हुई अनरिएक्टेड गैस को यहां भेज देते हैं ताकि ये यहां से वापस से इस चेंबर में चली जाए। मतलब ये एक रिसाइकलेबल प्रोसेस हो जाती है। ये जो अनरिएक्टेड गैस है वो वापस से जाकर इस चेंबर में आ जाती है, हमारे रिएक्शन चेंबर में आ जाती है। फिर उसको ये कंडीशंस, कैटलिस्ट, प्रोमोटर प्रोवाइड किया जाता है और बार बार उसे रिएक्ट करने पर मजबूर किया जाता है। आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। नाउ गाइस लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर। अमोनिया का स्ट्रक्चर के बारे में मैं क्या बताऊं, आप सभी लोग इसे बचपन से पहचानते हो। अमोनिया जिसमें नाइट्रोजन इज हैविंग फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में और 3 इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में होते हैं। यहां पर s ऑर्बिटल के और p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में जाते हैं और sp3 हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। 1 2 3 4 ऑर्बिटल कंबाइन होने की वजह से 4 नए sp3 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 और sp3 ऑर्बिटल बना लेते हैं। 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से 1 2 3 4, फिर हुन्स रूल के साथ पीछे जाऊंगा और 5, ऐसे आपको 5 इलेक्ट्रॉन्स दिखते हैं। दैट मीन्स ये वाला इलेक्ट्रॉन कहलाता है आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन में पार्टिसिपेट नहीं करता, और ये 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, इसलिए इनको बॉन्ड पेयर बोला जाएगा फ्यूचर में। तो अब आप यहां पर देखो, ये दिख रहा है तुम्हारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब इलेक्ट्रॉन के बाद हाइड्रोजन उड़ता हुआ आएगा और यहां पर इस प्रकार से बॉन्डिंग कर लेगा और यह बना लेगा आपका अमोनिया का स्ट्रक्चर। तो बेसिकली यहां पर आपका अमोनिया इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड विथ 1 लोन पेयर। ठीक है, ट्राइगोनल पिरामिडल इसका शेप होता है, ट्राइगोनल पिरामिडल इसका शेप होता है,
और ये जो बॉन्ड एंगल होता है इसका आप लोग सब जानते हो कितना होता है, 107.5 डिग्रीज। ठीक है, ये आपके अमोनिया का स्ट्रक्चर हो गया। इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये बात भी आप लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ के आते हो मेरे साथ में, मैं फिर भी एक बार आपको बताऊंगा कि जब कभी भी किसी का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, हम बोलते हैं कि इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है। उसकी ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल होती है, और उसका बॉन्ड एंगल 109.4 डिग्रीज होता है। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम यह है कि नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड तो है, लेकिन यहां पर लोन पेयर है, और हम लोग एज पर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी यानी VSEPR थ्योरी हम जानते हैं कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर को पूरी ताकत से रिपेल करेगा, और वो रिपेल करने की वजह से बॉन्ड एंगल जो ज्यादा था उसको लेकर दब दब तू भी दब तू भी दब। जैसे मान लो मेरा सर लोन पेयर है और ये मेरे हाथ बॉन्ड पेयर है, तो मैं इसको रिपेल करूंगा, नीचे दबा दूंगा ये, तो बॉन्ड एंगल 109 होने की बजाय 107 हो जाता है, थोड़ा सा बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। क्यों आता है? बिकॉज ऑफ द रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है। आपके मन में सवाल आया होगा कि क्यों सर, फिर ये जो बॉन्ड पेयर है, ये जो बॉन्ड पेयर है और ये जो बॉन्ड पेयर है, क्या इनके बीच में रिपल्शन नहीं होगा? होगा, इनके बीच में भी रिपल्शन होगा, लेकिन एक लोन पेयर के द्वारा जो बॉन्ड पेयर पे रिपल्शन लगाया जाता है वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दो बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्शन। तो इनमें भी रिपल्शन हो रहा होगा, लेकिन लोन पेयर का रिपल्शन बॉन्ड पेयर पे ज्यादा होने की वजह से बॉन्ड एंगल 109 से कम होकर 107 हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई परेशानी इसके अंदर, कोई दिक्कत? क्या हम आगे बढ़े? ग्रेट, आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज को फटाफट से डिस्कस करते हैं। थ्योरेटिकल पोर्शन है, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। फिजिकल प्रॉपर्टी, पहली फिजिकल प्रॉपर्टी होती है अमोनिया एक कलरलेस गैस होती है, लेकिन इसका एक कैरेक्टरिस्टिक पंजेंट सा ऑर्डर होता है। इसकी अगर आपको ऑर्डर लेनी हो तो अगर आपके पास में एक्वेरियम है घर में, इफ यू गाइज हैव एक्वेरियम, एक्वेरियम में या कोई मछली या कोई कछुआ ऐसी कोई चीज, अगर आप कोई एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म पालते हो, या अगर आप कभी नदी तालाब या समुद्र के पास जाते हो तो एक अजीब सी स्मेल आती है, बस वही स्मेल अमोनिया की होती है। और कभी ये ज्यादा मात्रा में आ जाए तो तुम्हारी आंखों से आंसू भी आ सकते हैं। अगर हम अमोनिया की डेंसिटी की बात करें तो लाइटर देन एयर होती है, 0.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 0.68 ग्राम पर ml, ये इसकी डेंसिटी होती है। लाइटर देन एयर यानी कि अगर ये एयर में है तो ऊपर की ओर उठेगी। अगला अगर मैं बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं यहां पर कि आपकी जो अमोनिया है हाईली सॉल्युबल इन वाटर। रीजन, अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन विथ लोन पेयर, 3 हाइड्रोजन, एंड वी ऑल नो नाइट्रोजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा और पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑक्यूपाई करेगा। इन हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, तो देयरफॉर नाइट्रोजन इज अ पोलर मॉलिक्यूल। और क्योंकि वाटर भी एक पोलर मॉलिक्यूल है तो लाइक डिसॉल्व लाइक के प्रिंसिपल के हिसाब से ये वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाएगा। यानी अगर आपके पास में 1 वॉल्यूम ऑफ वाटर है तो उसके अंदर 1300 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया डिसॉल्व हो सकता है 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर, यानी बहुत 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 ज्यादा हाई ट्रिमेंडस सॉल्युबिलिटी होती है। पहला रीजन तो आपको समझ में आ गया, पोलैरिटी, बोथ आर पोलर मॉलिक्यूल्स। दूसरा आप देखो, जैसे तुम्हारा वाटर है, यहां तुम्हारा ना अमोनिया आ गया, NH3 यहां आ गया। अब आप देखो जब पानी के अंदर ये अमोनिया पहुंचेगा तो क्या होगा, तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, ये ऑक्सीजन से क्या बना लेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बना लेगा मेरे लाडलो, गुलगुलो, मेरे दुर्योधनो?
हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा इंटेंसिफाइड होगी, आपका अमोनिया वाटर में सॉल्यूबल होता जाएगा। ठीक है, एक फैक्टर और ध्यान रखिएगा सब लोग, एक फैक्टर और ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले लो। और एक फैक्टर और ध्यान रखना भाई, एक आप अल्टीमेटली एक गैस को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हो, आप एक गैस को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हो। ये बात आप सब सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ के आ चुके हो कि जैसे कोल्ड ड्रिंक बनाते वक्त हम कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में मिलाते हैं कार्बोनेटेड वाटर बनाने के लिए, तो प्रेशर बढ़ाना पड़ता है। तो एज पर हेनरी लॉ, हेनरी चाचा के हिसाब से अगर आप अमोनिया पर प्रेशर बढ़ाओगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी पानी में बढ़ जाएगी। और हेनरी चाचा के हिसाब से आप गर्म कोल्ड ड्रिंक कभी नहीं पीते थे, क्योंकि गर्म कोल्ड ड्रिंक के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाटर के अंदर लेस सॉल्युबल शो करती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा गैस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से वो लिक्विड को छोड़ के भागेगा। तो अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो भाग जाएगा वो, ये हेनरी लॉ के हिसाब से। आई डोंट थिंक कि इसमें आपको कोई ज्यादा लोचा उल्फत करने की जरूरत है, आप लोग इसको बड़े आराम से, बड़े प्यार से, बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। चौथी प्रॉपर्टी मेरे प्यारे लाडलो, चौथी प्रॉपर्टी विच इज वेरी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी इज इट कैन बी इजीली लिक्विफाइड एट रूम टेम्परेचर। मतलब अगर आप चाहते हो कि अमोनिया को लिक्विफाई किया जाए तो क्या करना होगा, आपको बस उस पर प्रेशर बढ़ाना होगा बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। अमोनिया एक कलरलेस लिक्विड होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 239.7 केल्विन होता है, और वो 198.4 केल्विन पर फ्रीज हो जाता है। सर अमोनिया को लिक्विफाई करना इतना आसान क्यों होता है? क्योंकि बेटा अमोनिया एक पोलर मॉलिक्यूल है, आप समझो अमोनिया एक पोलर मॉलिक्यूल है। जब एक अमोनिया के पास में दूसरा अमोनिया आएगा तो इनके बीच में भी तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट होगी, भाई ये भी तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की ताकत रखेगा। तो क्योंकि ये एक पोलर अमोनिया दूसरे पोलर अमोनिया के पास में लाया जाए प्रेशर क्रिएट करके, तो अपने आप इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट होने लगेगी, और जब अपने आप इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट होने लगेगी इनके मॉलिक्यूल्स पास आने लगेंगे, और वो लिक्विड से गैस से लिक्विड और लिक्विड से गैस, या गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट किया जा सकता है आराम से। देखो जब आप उसको सॉलिड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में ले जाओगे तो इनके अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगा। ये बॉइलिंग मेरे टाइपिस्ट ने गलत लिख दिया है, इसको बॉन्डिंग लिखिएगा। देखो अब अगर केमिस्ट्री नहीं आती तो मैं हाइड्रोजन बॉइलिंग करके आगे बढ़ जाता, ठीक है। तो इट इज एसोसिएटेड टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, पक्की बात। एंड जब आप इसके मेल्टिंग पॉइंट को चेक करोगे तो अमोनिया का जो मेल्टिंग पॉइंट है देन एक्सपेक्टेड इन कंपैरिजन टू अदर ग्रुप 15 हाइड्राइड्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मास। मतलब कि जब आप देखोगे कि अमोनिया का मेल्टिंग पॉइंट और अमोनिया का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू ग्रुप 15 के अदर हाइड्राइड, जैसे फॉस्फाइन, PH3, ASH3, SbH3। अगर आप इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को देखोगे तो अमोनिया का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, स्पेसिफिकली ये मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहा है, ये बहुत ज्यादा हाई होता है। कारण क्योंकि नाइट्रोजन इज वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव, और नाइट्रोजन के ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पाता है, और इस वजह से आप लोगों को इसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा दिखता है। अगर आपने इवेपोरेशन या वेपोराइजेशन कर दिया, लिक्विड अमोनिया कॉज इंटेंस कूलिंग। रीजन बहुत बढ़िया रीजन है, आराम समझ में आ जाएगा। देखो भाई अमोनिया के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अमोनिया दूसरे अमोनिया के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ है अभी लिक्विड स्टेट में। अब जब आप इसको वेपर फॉर्म में लेकर जाना चाहते हो, मतलब आप ये चाहते हो कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी है अमोनिया मॉलिक्यूल के अंदर ये टूट जाए, और इस बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए आपको जो एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी वो सराउंडिंग से लोगे। तो जो सराउंडिंग की गर्मी है ये उस गर्मी को अब्जॉर्ब करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, अपने बॉन्ड्स तोड़ेंगे और
अपने आप को गैस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसलिए आसपास का जो टेम्परेचर है, जो गर्मी है, वो तो अमोनिया के हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के काम में लग गई, तो टेम्परेचर अपने आप ही डाउन हो जाएगा। इसलिए अमोनिया बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से, एकदम शानदार तरीके से, झनझनाट तरीके से कूलिंग करता है। नोट कर लीजिए।